हर साल फरवरी में पूरे देश की नजरें एक दस्तावेज पर टिक जाती हैं, बजट। अब ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये इस बात का आईना है कि एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से देश की सालाना फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट है और साथ ही आने वाले साल का एक्शन प्लान भी। हाँ, और इसका असर हर किसी पे पड़ता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी बजट की चीर-फाड़ करते हैं। इनमें ग्राफ हैं, चार्ट्स हैं और वो सारी जानकारी है जिससे हम समझ सकते हैं कि पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ है और इस पूरे हिसाब-किताब के पीछे की सोच क्या है। तो आज का हमारा मिशन है इस जटिल दुनिया को थोड़ा आसान बनाना। और सिर्फ आसानी नहीं, बल्कि ये भी समझना कि जेंडर बजटिंग या जीरो बेस्ड बजटिंग जैसे जो भारी भरकम शब्द हम सुनते हैं ना, उनका असल में मतलब क्या है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। बजट के दो सबसे बड़े हिस्से। हाँ, ये दो शब्द राजस्व यानी रेवेन्यू और पूंजी मतलब कैपिटल, ये बार बार आते हैं और सच कहूं तो ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। चलिए इसे हमेशा के लिए साफ करते हैं। इसे एक घर के बजट की तरह समझने की कोशिश करते हैं। राजस्व प्राप्तियां या रेवेन्यू रिसीट्स आपकी महीने की सैलरी की तरह हैं। अच्छा। ये वो पैसा है जो सरकार टैक्स, सरकारी कंपनियों के मुनाफे या फीस जैसी चीजों से कमाती है। सबसे जरूरी बात, इस पैसे को वापस नहीं करना होता और इसे पाने के लिए सरकार को कुछ बेचना भी नहीं पड़ता। ओके, तो ये सरकार की अपनी पक्की कमाई है। हाँ बिल्कुल। तो फिर राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? घर के रोज के खर्चे? एकदम सही। ये वो खर्चे हैं जो सिस्टम को चालू रखने के लिए जरूरी है, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, राज्यों को दिया जाने वाला ग्रांट या फिर ब्याज। हाँ, जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज चुकाना। इस खर्चे से कोई नई संपत्ति नहीं बन रही, बस गाड़ी चल रही है। समझ गया। तो राजस्व मतलब रोजमर्रा का हिसाब। अब आते हैं पूंजी पर, कैपिटल। ये अलग कैसे है? अगर राजस्व आपकी सैलरी है, तो पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट्स बैंक से लोन लेने जैसा है। अच्छा। ये वो पैसा है जो सरकार पर एक देनदारी, एक लाइबिलिटी बनाता है, जैसे बाजार से उधार लेना। या फिर ये घर का कोई पुराना सामान बेचने जैसा है, जैसे सरकार जब किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, जिसे विनिवेश कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, तो दोनों ही मामलों में या तो कर्ज बढ़ रहा है या संपत्ति घट रही है। और पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो फिर घर बनाने या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जैसा हुआ। बिल्कुल। ये वो खर्च है जो भविष्य के लिए संपत्ति बनाता है। नई सड़कें, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रियां, स्कूल, अस्पताल बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करता है। इसीलिए अर्थशास्त्री हमेशा चाहते हैं कि सरकारें पूंजीगत व्यय पर ज्यादा ध्यान दें। इसी से जुड़ी एक बहुत मजेदार बात हमारे स्रोत के रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है वाले इन्फोग्राफिक में है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। 2022-23 के बजट के हिसाब से सरकार की कमाई के हर एक रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा 35 पैसे उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। सोचिए जरा। ये तो सीधे सीधे पूंजीगत प्राप्ति हुई। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बात कहता है। इसका मतलब है कि हमारी 1/3 से ज्यादा गाड़ी उधार पर चल रही है। हम अपनी कमाई से काफी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम खर्च वाली साइड देखते हैं तो दिल और बैठ जाता है। सबसे बड़ा खर्च 20 पैसे सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। ये एक राजस्व व्यय है। हाँ, मतलब हम जो इतना उधार ले रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा किसी नई चीज को बनाने में नहीं, बल्कि पुराने उधार का ब्याज भरने में ही खत्म हो रहा है। ये तो एक जाल जैसा लगता है। ये बिल्कुल एक जाल है, जिसे डेट ट्रैप भी कहते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है घाटे की, यानी डेफिसिट की। हाँ, घाटा मतलब खर्च कमाई से ज्यादा। लेकिन यहां भी कहानी में ट्विस्ट है। एक नहीं, बल्कि 3 तरह के घाटे हैं: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। अब अगर राजस्व घाटा सरकार के रोजमर्रा के मिसमैनेजमेंट को दिखाता है, तो फिर इस राजकोषीय घाटे मतलब फिस्कल डेफिसिट को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। क्यों? इसका मतलब है कि सरकार अपनी रोज की कमाई से अपने रोज के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही। उसे सैलरी देने या ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। ओहो।
ये किसी ऐसे परिवार की तरह है जो दूध ब्रेड खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हो। ये तो वाकई अच्छी स्थिति नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब आते हैं राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट पर, जिसके बारे में हम न्यूज़ में सबसे ज्यादा सुनते हैं। हाँ। ये सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल कमाई उधार को छोड़कर के बीच का अंतर है। आसान भाषा में ये बताता है कि उस एक साल में सरकार को कुल कितना नया उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। सारे खर्चे पूरे करने के लिए? हाँ, सारे। इसमें राजस्व और पूंजी दोनों तरह के खर्च शामिल होते हैं। तो ये एक तरह से सरकार की उधार की भूख का असली इंडिकेटर है। सही शब्द इस्तेमाल किया, भूख। ये पूरी तस्वीर दिखाता है। और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, जो कहानी को और साफ करता है। वो कैसे? ये राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को हटाकर निकाला जाता है। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर हम पुराने कर्ज के ब्याज को एक पल के लिए भूल जाएं, तो सरकार को अपने मौजूदा साल के खर्चों के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है। मतलब बिना ब्याज के हमारा घाटा कितना है? बिल्कुल। अगर प्राथमिक घाटा 0 है तो इसका मतलब है कि सरकार कोई नया उधार अपने खर्चों के लिए नहीं ले रही, वो सिर्फ पुराना ब्याज चुकाने के लिए ही उधार ले रही है। हमारे स्रोत की कर्ज इन डेफिसिट ग्राफ में साफ दिखता है कि 2020-21 यानी कोविड वाले साल में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गया था। हाँ, ये एक बहुत ही डरावना नंबर लगता है। वो एक असाधारण साल था। सरकार की कमाई मतलब टैक्स एकदम घट गया और उसे लोगों की मदद करने और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए खर्च बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा। सही बात है। इसलिए घाटा आसमान छू गया। अब चुनौती उसे धीरे धीरे वापस एक मैनेजेबल लेवल पर लाने की है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन घाटों पर लगाम लगाने के लिए कोई नियम कानून है या ये सिर्फ सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून आता है, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। बिल्कुल। इसका मकसद ही सरकार के खर्चों पर एक लगाम लगाना, उसे एक डिसिप्लिन में रखना था। इसके पीछे की सोच क्या थी? मतलब 2003 में अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उस समय भारत का घाटा और कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और ये चिंताजनक था। FRBM एक्ट लाया गया ताकि सरकारें वित्तीय अनुशासन में रहें। और इसके लक्ष्य क्या थे? इसके 2 बड़े लक्ष्य थे। पहला, राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करके जीडीपी के 3% पर लाना, और दूसरा, राजस्व घाटे को पूरी तरह से शून्य करना। शून्य? हाँ, मतलब सरकार अपने रोज के खर्चों के लिए तो कम से कम उधार न ले। और इसने सरकार के आरबीआई से सीधे उधार लेने पर भी रोक लगा दी थी, है ना? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि सरकार अपनी मनमर्जी से नोट छपवाकर अपना खर्च पूरा नहीं कर सकती, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ इन लक्ष्यों को पाना मुश्किल होता गया। फिर एक नई समिति बनी, एनके सिंह समिति। हाँ, 2016 में। उन्होंने एक अलग ही नजरिया पेश किया। बिल्कुल। एनके सिंह समिति ने एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव सुझाया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ हर साल के घाटे मतलब फ्लो पर ध्यान देने की बजाय सरकार के कुल कर्ज के पहाड़ पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, कर्जे के स्टॉक पर। मतलब हमें सरकार के कुल डेट टू जीडीपी रेशियो को अपना मुख्य लक्ष्य बनाना चाहिए। ये सुनने में तो ज्यादा लॉजिकल लगता है, लेकिन क्या ये असल में ज्यादा मुश्किल नहीं है? हर साल के घाटे को नियंत्रित करना फिर भी आसान लग सकता है। मुश्किल जरूर है, लेकिन यही असली तस्वीर दिखाता है। तो क्या लक्ष्य दिया उन्होंने? समिति ने 2023 तक डेट टू जीडीपी रेशियो को 60% पर लाने का लक्ष्य सुझाया, 40% केंद्र के लिए और 20% राज्यों के लिए। और इसी के साथ उन्होंने एक और दिलचस्प सुझाव दिया था, एक स्वायत्त राजकोषीय परिषद का, ऑटोनोमस फिस्कल काउंसिल। हाँ, एक स्वतंत्र संस्था जो सरकार के बजट के आंकड़ों पर नजर रखे। ये तो सरकार को शायद पसंद ना आए। शायद नहीं, लेकिन इसका उद्देश्य यही था कि बजट में जो अनुमान लगाए जाते हैं कि इतनी कमाई होगी, इतना खर्च होगा, वो कितने यथार्थवादी हैं। हाँ, उनकी जांच कोई स्वतंत्र संस्था करे। ये बजट बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक तरीका है। चलिए, अब बजट की फिलॉसफी पर आते हैं। मुझे हमेशा से ये जानने में दिलचस्पी रही है कि ये बजट बनाने के तरीके कैसे विकसित हुए। जैसे आजकल जेंडर बजटिंग की बहुत बात होती है। ये सिर्फ एक नया शब्द है या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि बजट को देखने का एक नजरिया है। अच्छा। जेंडर बजटिंग का मतलब महिलाओं के लिए अलग से बजट बनाना नहीं है। ये एक चश्मे की तरह है जिससे पूरे बजट को देखा जाता है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का महिलाओं और पुरुषों पर क्या असर हो रहा है। मतलब ये विश्लेषण करने का एक टूल है। हाँ,
इसका मकसद ये पक्का करना है कि विकास का फायदा महिलाओं तक भी बराबर पहुंचे और सरकारी नीतियां जाने अनजाने में लैंगिक असमानता को और ना बढ़ा दें। हमारे स्रोत में जो ग्राफ है वो एक दिलचस्प कहानी बताता है। 2005-06 में जब ये शुरू हुआ तो जेंडर बजट 24,000 करोड़ के आसपास था और 2020-21 में ये बढ़कर लगभग 1.43 लाख करोड़ हो गया। हाँ, अमाउंट तो बड़ा है। लेकिन कुल बजट के प्रतिशत के तौर पर देखें तो ये ज्यादातर 4 से 5% के बीच ही अटका हुआ है। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात इसके अंदर की बनावट है। जेंडर बजट के 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। हाँ, पार्ट ए में वो स्कीमें हैं जिनका 100% फायदा सीधे महिलाओं को मिलता है, जैसे विधवा पेंशन, और पार्ट बी में वो स्कीमें हैं जिनमें कम से कम 30% फायदा महिलाओं को मिलता है, जैसे मिड डे मील या मनरेगा। और चार्ट्स में साफ है कि पार्ट बी का हिस्सा हमेशा पार्ट ए से कई गुना बढ़ा रहा है। हाँ, 2020-21 में तो ये लगभग 80% था। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि सरकार महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के बजाय ऐसी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है जो सबके लिए हैं? ये बहस का विषय है। एक पक्ष कहता है कि ये महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने का तरीका है, और दूसरा पक्ष कहता है कि इससे असली महिला केंद्रित योजनाओं पर ध्यान कम हो जाता है। लेकिन ये दिखाता है कि अब बजट सिर्फ पैसे के आवंटन के बारे में नहीं है, बल्कि उसके प्रभाव के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो जेंडर बजटिंग ये देखने का एक तरीका है कि पैसा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है आउटकम बजटिंग, जो ये देखता है कि पैसे से असल में हासिल क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले बजट में सिर्फ आउटले पर ध्यान दिया जाता था, मतलब किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया, और अब आउटकम पर ध्यान है, यानी उस पैसे से जमीन पर क्या नतीजा निकला। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करना आउटले है, और ये देखना कि उस 100 करोड़ से लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ, वो आउटकम है। एकदम सही। ये सरकार और प्रशासन की जवाबदेही तय करता है। हाँ, और इसी जवाबदेही को और बढ़ाने का एक और तरीका है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है भी। हाँ, जीरो बेस्ड मतलब हर साल सब कुछ शून्य से शुरू करो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? आपका संदेह बिल्कुल जायज है। ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। कैसे? पारंपरिक बजटिंग में क्या होता है, पिछले साल के बजट को आधार मानकर उसमें 10-15% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग इस सोच को तोड़ता है। वो कहता है कि ये मत बताओ कि तुम्हें पिछले साल से कितना ज्यादा चाहिए, ये बताओ कि तुम्हें इस स्कीम के लिए एक भी रुपया क्यों चाहिए। इसकी जरूरत भी है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद पुरानी बेकार हो चुकी योजनाओं को खत्म करना और संसाधनों को वहां लगाना है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसे भारत में लागू किया गया है? इसे 1980 के दशक में कुछ विभागों में लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसकी जटिलता की वजह से इसे पूरी तरह से अपनाना हमेशा एक चुनौती रहा है। अब तक हमने जो भी बात की वो ज्यादातर केंद्र सरकार के बजट के बारे में थी, लेकिन भारत एक संघीय ढांचा है। बिल्कुल। टैक्स तो पूरे देश से इकट्ठा होता है, तो ये कैसे तय होता है कि इस बड़ी सी केक में से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा? ये भारतीय राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है, और इस काम के लिए हमारे संविधान ने एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था बनाई है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में इसका गठन होता है। और इसका मुख्य काम केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा करना है। सही। हमारे स्रोत में एक चार्ट है जो दिखाता है कि ये बंटवारा समय के साथ कैसे बदला है। 11वें वित्त आयोग में ये 29.5% था, जो 14वें वित्त आयोग में अचानक से बढ़कर 42% हो गया। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग थी। वो एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी थी। उसके पीछे की सोच थी राज्यों को ज्यादा वित्तीय स्वायत्ता देना, ताकि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सकें। इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। बिल्कुल। लेकिन फिर 15वें वित्त आयोग ने इसे 42% से घटाकर 41% कर दिया। ये 1% की कटौती क्यों? ये कटौती दरअसल कटौती है ही नहीं, ये एक तरह का एडजस्टमेंट है। अच्छा। जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया, तो उनकी फंडिंग की जिम्मेदारी अब सीधे केंद्र सरकार पर आ गई। अच्छा। तो वो जो 1% कम किया गया, वो इन नए केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए था। तो राज्यों को मिलने वाले कुल हिस्से में कोई वास्तविक कमी नहीं आई। समझ गया। तो ये तो हुआ केंद्र और राज्यों के बीच का बंटवारा। लेकिन फिर राज्यों में आपस में उस 41% को कैसे बांटा जाता है? मतलब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य और गोवा जैसे छोटे राज्य की जरूरतें तो बहुत अलग हैं। ये और भी जटिल काम है। इसके लिए वित्त आयोग कई मानदंडों का इस्तेमाल करता है। जैसे
15वें वित्त आयोग ने जो मानदंड इस्तेमाल किए उनमें सबसे ज्यादा वजन 45% आय की दूरी मतलब इनकम डिस्टेंस को दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश के सबसे अमीर राज्य, इस मामले में हरियाणा, से जितनी ज्यादा दूर या कम है, उसे उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। हाँ, ये एक तरह से गरीब राज्यों की मदद करने का तरीका है। और दूसरे मानदंड, मुझे एक मानदंड बड़ा दिलचस्प लगा, जनसंख्या की प्रदर्शन या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इसे 12.5% का वजन दिया गया है। ये क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया मानदंड है। कैसे? देखिए, एक तरफ तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों को पैसा दिया जाता है जिसका वजन 15% है। इसे तो ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को फायदा होता है, लेकिन जनसंख्याकीय प्रदर्शन उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में अच्छा काम किया है। अच्छा, तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है बिल्कुल, कि ज्यादा जनसंख्या होने का फायदा भी मिले, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को नजरअंदाज भी न किया जाए। एकदम सही। ये उन दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए था जिनका कहना था कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, लेकिन फॉर्मूले में उन्हें इसकी सजा मिल रही है। तो हमने बजट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से लेकर उसे कंट्रोल करने वाले नियमों और जेंडर बजटिंग जैसी आधुनिक सोच तक एक लंबी यात्रा की है। हाँ, ये साफ है कि बजट सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, ये एक राष्ट्र के इरादों और उसकी मजबूरियों का दस्तावेज है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक सरकार अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके भविष्य के लिए संपत्ति बनाने, लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने जैसी कई विरोधी प्राथमिकताओं के बीच कैसे संतुलन साधने की कोशिश करती है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हमारे स्रोत में सार्वजनिक खर्च के मैनेजमेंट की चुनौतियों में लोक लुभावन प्रवृत्तियां मतलब पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज का जिक्र है। हाँ, यानी ऐसी योजनाएं जो वोट तो दिलाती हैं पर देश की तिजोरी पर भारी पड़ती हैं। हाँ, मुफ्त बिजली, कर्ज माफी, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। तो सोचने वाली बात यह है, एक विकासशील देश की सरकार अपने नागरिकों की तत्काल कल्याणकारी जरूरतों और देश के दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य के बीच सही संतुलन कैसे खोज सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन सा खर्च भविष्य के लिए एक निवेश है, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च, और कौन सा खर्च एक ऐसा बोझ है जो आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा? और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। आज हमारे सामने भारतीय कृषि से जुड़े कुछ दिलचस्प नक्शे, चार्ट और नोट्स हैं। हमारा मिशन है इन सब टुकड़ों को जोड़कर ये समझना कि हमारी थाली में जो खाना आता है उसकी पूरी कहानी क्या है। बिल्कुल। ये सिर्फ बीज बोने और फसल काटने की कहानी नहीं है, ये मौसम, रणनीति और करोड़ों किसानों की मेहनत की कहानी है। चलो इस पहेली के सारे टुकड़े जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, और आपने सही कहा, ये एक पहेली ही है। एक तरफ एक किसान है जो सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती कर रहा है, हाँ, तो दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी है जो हजारों एकड़ में सिर्फ निर्यात के लिए चाय उगा रही है। सही बात है। इन सभी तस्वीरों को एक साथ रखकर ही हमें भारत की खेती का असली बड़ा कैनवस दिखाई देगा। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? शायद सबसे पहले किसान से ही? हाँ, ये सही रहेगा। हमारे सामने जो जानकारी है वो खेती को 3 मुख्य प्रकारों में बांटती है: आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह और व्यावसायिक खेती। सुनने में ये नाम थोड़े भारी लगते हैं ना? बिल्कुल, लगता है जैसे ये छोटे, मझोले और बड़े किसानों की बात हो रही है। क्या ये इतना ही सीधा है या इसमें कोई और पेच है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ जमीन के आकार की बात नहीं है, ये सोच और जरूरत का फर्क है। आदिम निर्वाह या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को देखिए। ये खेती का सबसे पुराना रूप है। छोटे से जमीन के टुकड़े पर परिवार के लोग मिलकर पुराने औजारों जैसे कुदाल और डंडे से खेती करते हैं। अच्छा, ये पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है। इसमें मकसद बाजार में कुछ बेचना नहीं, बल्कि बस अपने परिवार का गुजारा चलाना है। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रकृति के साथ मिलकर जीने का तरीका है। लेकिन फिर गहन निर्वाह या इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इससे अलग कैसे है? गहन शब्द से लगता है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा। गहन का मतलब ही है ज्यादा दबाव। ये उन इलाकों में होती है जहां जमीन कम और आबादी ज्यादा है, या हर इंच जमीन से ज्यादा पैदावार निकालने का दबाव होता है। अच्छा, इसलिए किसान इसमें अच्छी क्वालिटी के बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई का भी भरपूर इस्तेमाल करता होगा। हाँ,
सिंचाई का भरपूर इस्तेमाल करता है। यहाँ एक ही जमीन पर साल में 2-3 फसलें तक उगाई जाती हैं। अरे वाह। मकसद वही है, परिवार का पेट पालना, लेकिन तरीका बहुत ज्यादा सघन और मेहनत वाला है। और तीसरा है व्यावसायिक खेती। ये तो नाम से ही साफ है, यहाँ मकसद पैसा कमाना है। हाँ, यहाँ खेल पूरी तरह बदल जाता है। व्यावसायिक खेती का एक ही लक्ष्य है बाजार। इसमें बड़ी-बड़ी खेतों पर मशीनों, ट्रैक्टरों, हार्वेस्टर का इस्तेमाल होता है। अच्छा। यहाँ एक ही फसल जैसे गेहूं, गन्ना या कपास बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है ताकि उसे बेचा जा सके। मतलब स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल। रोपण कृषि या प्लांटेशन जैसे चाय और कॉफी के बागान इसी का एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ किसान और मजदूर के बीच का रिश्ता भी बदल जाता है। समझ गया। तो ये 3 अलग-अलग दुनियाएं हैं जो एक ही देश में साथ-साथ चल रही हैं। सही। अब किसान चाहे कोई भी हो, उसे एक चीज तो देखनी ही पड़ती है, कैलेंडर यानी मौसम। भारत में रबी, खरीफ और जायद ये 3 फसल मौसम हैं। और ये मौसम ही तय करते हैं कि किसान कब क्या उगाएगा। खरीफ यानी मॉनसून की फसल। जैसे ही जून जुलाई में पहली बारिश होती है, चावल, मक्का, बाजरा जैसी फसलें बो दी जाती हैं, जिन्हें बहुत पानी चाहिए। ठीक है। फिर आती है रबी यानी सर्दियों की फसल। अक्टूबर नवंबर की हल्की ठंड में गेहूं, जौ, चना, सरसों बोया जाता है। अच्छा। इन्हें उगने के लिए ठंडक और पकने के लिए वसंत की धूप चाहिए। और जायद इन दोनों के बीच का एक छोटा सा बोनस मौसम है। एक तरह से हाँ। रबी की कटाई के बाद और खरीफ की बुवाई से पहले जो 2-3 महीने की तेज गर्मी होती है, हाँ, उसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा जैसी पानी वाली सब्जियां और फसलें उगाई जाती हैं। दिलचस्प है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे भी इस कहानी को साफ करते हैं। 2018-19 में रबी के मौसम में सबसे ज्यादा लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर में सिर्फ गेहूं बोया गया था। 3 करोड़ हेक्टेयर? हाँ। वहीं 2019-20 के खरीफ में 3.2 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर चावल की खेती हुई। इससे पता चलता है कि कौन सा मौसम किस फसल का राजा है। ठीक है। तो हमने किसान का प्रकार और उसका कैलेंडर समझ लिया, लेकिन जब किसान असल में खेत में उतरता है तो उसकी रणनीति क्या होती है? क्या वो बस एक ही तरह का बीज पूरे खेत में डाल देता है या उसके पास भी कोई स्मार्ट प्लान होता है? यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न का जिक्र है जो सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। ये खेती का सबसे रचनात्मक हिस्सा है। सबसे सीधा तरीका है मोनोक्रॉपिंग, जैसा कि आपने कहा। एक खेत एक समय में एक ही फसल। ये व्यावसायिक खेती में आम है, जहां मक्के या गेहूं की मीलों तक फैली कतारें दिखती हैं। हाँ, देखा है। देखने में बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। अगर उस फसल पर कोई बीमारी लग गई तो पूरी की पूरी फसल तबाह। तो छोटे किसान इस जोखिम से कैसे बचते हैं? यहीं पर दूसरे पैटर्न काम आते होंगे, जैसे इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। बिल्कुल। इंटरक्रॉपिंग में किसान एक ही खेत में एक साथ अलग-अलग फसलें कतारों में उगाता है। अच्छा, कतारों में? हाँ, मानिए 2 कतारें मक्के की, फिर 2 कतारें सोयाबीन की। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों का बेहतर इस्तेमाल होता है। ओके। और फिर है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसमें 2 या ज्यादा फसलों के बीज मिलाकर एक साथ खेत में छिड़क दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ खेती का तरीका नहीं है, ये तो एक छोटे किसान का पूरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। सही पकड़ा आपने। उसकी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो उसने खेत में ही बना ली है, बिना किसी कागज के। आपने बिल्कुल सही समझा। अगर मौसम की मार से एक फसल खराब भी हो गई तो दूसरी बच जाएगी। किसान कभी पूरी तरह खाली हाथ नहीं रहेगा। कमाल है। इसी सोच का अगला स्तर है एकीकृत कृषि प्रणाली, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये तो अपने आप में एक आत्मनिर्भर दुनिया बनाने जैसा है। इसमें किसान खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसी चीजें भी करता है। मतलब खेत का कचरा जानवरों का चारा बन गया। हाँ। और जानवरों का गोबर खेत के लिए खाद। हाँ? कुछ भी बर्बाद नहीं होता। ठीक यही। ये एक जीरो वेस्ट मॉडल है जो न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि किसान की आय के कई स्रोत भी बनाता है। सही। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो दूध या अंडे बेचकर आमदनी हो सकती है। ये किसान को बहुत मजबूती देता है। कमाल है। ठीक है, तो हमने खेती के तरीके और रणनीति समझ ली, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि इन तरीकों से आखिर उग क्या रहा है? हमारी थाली में क्या आ रहा है? जाहिर है सबसे पहले चावल और गेहूं का नाम आता है। और हमारे पास जो नक्शे हैं वे दिखाते हैं कि कैसे भारत इन 2 फसलों के लिए साफ साफ बटा हुआ है। अच्छा। पूर्वी और दक्षिणी तटीय इलाके जहां पानी और नमी ज्यादा है वो चावल का गढ़ है,
जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। हम्म। वहीं उत्तर और मध्य भारत के मैदान जहाँ ठंडक और सूखी जमीन है, वो गेहूं का इलाका है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसे ऐसे समझिए, चावल को गर्मी और उमस वाला मौसम पसंद है। हाँ। जैसे मॉनसून में होता है। उसे पानी में रहना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ गेहूं को एक तरह की ठंडी धूप चाहिए, सही, जैसे सर्दियों की सुबह होती है, ताकि वो आराम से बढ़ सके। दोनों की पसंद बिल्कुल अलग है, इसलिए भारत का नक्शा भी उनके लिए बटा हुआ है। बिल्कुल। चावल को 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए। ओके। वहीं गेहूं 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश में ही खुश है। लेकिन कहानी सिर्फ चावल गेहूं पर खत्म नहीं होती। सही कहा। यहाँ मोटे अनाज यानी मिलेट्स का भी जिक्र है। हाँ। ज्वार, बाजरा, रागी, आजकल तो ये सुपर फूड माने जा रहे हैं। और इसकी वजह है ये बहुत पौष्टिक होते हैं और इन्हें चमत्कारी फसलें भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कम उपजाऊ, रेतीली जमीन और कम पानी में भी उग जाते हैं। अरे वाह! ये उन किसानों के लिए वरदान है जिनकी जमीन बहुत अच्छी नहीं है। और फिर दालें हैं, जो हमारी थाली में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। और दालों के बारे में कमाल की बात लिखी है कि ये मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती हैं। ये कैसे होता है? क्या ये कोई जादू करती हैं? ये प्रकृति का जादू ही है। दालें लेग्यूमिनस पौधे होते हैं। लेग्यूमिनस? हाँ। इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, जिनमें एक खास बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सोखकर उसे ऐसे रूप में बदल देता है जिसे मिट्टी इस्तेमाल कर सके। अच्छा। एक तरह से ये पौधे जमीन के लिए मुफ्त में प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। वाह! इसीलिए किसान अक्सर फसलों को अदल बदल कर बोते हैं, ताकि दालें जमीन को फिर से ताकतवर बना दें। वाह! मतलब दालें हमारा पेट भी भरती हैं और धरती का भी? अच्छा, खाना तो हो गया, पर कुछ फसलें तो सीधे सीधे इंडस्ट्री और पैसे के लिए उगाई जाती हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे चाय, कॉफी, कपास। हाँ, इन्हें नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स कहते हैं। इनमें रोपण कृषि मतलब प्लांटेशन बहुत अहम है। चाय और कॉफी को देखिए, इनके लिए खास तरह का माहौल चाहिए। चाय के बागानों को ढलान वाली जमीन चाहिए होती है, ताकि तेज बारिश का पानी जड़ों में रुके नहीं, बह जाए। अच्छा, इसीलिए वो पहाड़ों पर होती है। हाँ, इसीलिए चाय असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियों की ढलानों पर होती है। और कॉफी? मैंने सुना है भारतीय कॉफी दुनिया में बहुत मशहूर है। हाँ, खासतौर पर हमारी अरेबिका किस्म की कॉफी अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इसकी शुरुआत यमन से हुई थी, लेकिन आज ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। पहाड़ की काली मिट्टी बहुत पसंद है और इसे खिलने के लिए 210 दिन पाला रहित, मतलब बिना ठंड के। हाँ, बिना ठंड के और तेज धूप वाले दिन चाहिए। और जूट को तो गोल्डन फाइबर कहते हैं। ये नाम क्यों पड़ा? उसके सुनहरे रंग और उसकी कीमत की वजह से। जूट को बहुत ज्यादा पानी और हर साल बाढ़ से आने वाली नई उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। अच्छा। इसीलिए इसकी ज्यादातर खेती पश्चिम बंगाल और असम के बाढ़ वाले मैदानों में होती है। और फिर एक ऐसी खेती है जहाँ फसल जमीन से नहीं बल्कि कीड़े से आती है, रेशम। इसे सेरीकल्चर कहते हैं और ये खेती और पशुपालन का एक अनोखा मेल है। ये वाकई अनोखा है। हमारे पास जो नक्शा है वो दिखाता है कि भारत कितना खास है। दुनिया में हम अकेले हैं जहाँ 4 तरह का रेशम पैदा होता है। शहतूती यानी मलबरी। हाँ, मुलबरी, फिर टसर, एरी और मूंगा। 4 तरह के। जी। हर रेशम का अपना एक कीड़ा है जो एक खास तरह का पत्ता खाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शहतूती रेशम का होता है। लेकिन इसमें मूंगा रेशम का जिक्र है, जो सिर्फ असम में होता है और वो भी सुनहरे रंग का। हाँ, मूंगा रेशम भारत का गौरव है। ये सिल्क इतना खास है कि इसकी चमक उम्र के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। अरे वाह! कहते हैं कि ये सोना है जो आप पहन सकते हैं। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक विरासत है। कमाल है। ठीक है, इतनी तरह की फसलें उगाने के लिए किसान को चाहिए क्या क्या होता है? मतलब उसके इनपुट्स क्या हैं? हमारे पास एक डायग्राम है जो इसे समझा रहा है। ये डायग्राम पूरी कृषि प्रणाली का सार है। इसमें 3 हिस्से हैं, इनपुट, प्रक्रियाएं और आउटपुट। इनपुट्स को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक इनपुट जो हमें कुदरत से मिलते हैं, धूप, बारिश, तापमान, मिट्टी। सही। दूसरे हैं मानवीय इनपुट जो किसान लगाता है, जैसे बीज, खाद, मशीनें, कीटनाशक और सबसे बढ़कर उसकी अपनी मेहनत और ज्ञान। और इन मानवीय इनपुट्स में एक बहुत जरूरी चीज है सिंचाई। बिल्कुल। खास तौर पर उन इलाकों में जहां मॉनसून भरोसेमंद नहीं है। हमारे पास एक पाई चार्ट है जो सिंचाई के स्रोतों के बारे में है। और ये चार्ट एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। क्या? भारत में 46% सिंचाई ट्यूबवेल से होती है।
क्या कह रही हैं आप? 46%? हाँ, 40%। इसके बाद 24% नहरों से। एक मिनट, 46% सिंचाई ट्यूबवेल से, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आधे से ज्यादा खेती जमीन के नीचे का पानी निकाल कर रहे हैं। ये तो एक अलार्म की तरह लगता है। हम जमीन के नीचे का पानी खत्म करते जा रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हरित क्रांति के बाद पैदावार बढ़ाने के लिए भूजल का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन क्यों? नहरें क्यों नहीं? नहरें बनाना महंगा है और वे हर जगह नहीं पहुंच सकती, खासतौर पर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर। इसलिए किसानों के लिए ट्यूबवेल लगाना सबसे आसान और तेज विकल्प बन गया। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत है, जो हम घटते भूजल स्तर के रूप में चुका रहे हैं। मतलब हम भविष्य का पानी आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कह सकते हैं। यहाँ कुछ और पहलुओं का भी जिक्र है, जैसे नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन और सामाजिक वानिकी। शायद ये इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। हाँ, ये खेती को सिर्फ फसल उगाने से आगे ले जाने की कोशिशें हैं। नीली क्रांति का मकसद मछली पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना है। अच्छा। ताकि किसानों की आय बढ़े और भोजन में प्रोटीन का स्रोत भी बढ़े। वहीं सामाजिक वानिकी में सरकार और समुदाय मिलकर खाली या बंजर जमीनों पर पेड़ लगाते हैं। इसका दोहरा फायदा है, पर्यावरण भी सुधरता है और ग्रामीणों को ईंधन, चारा और लकड़ी भी मिलती है। तो आज हमने देखा कि भारतीय कृषि एक सीधी साधी तस्वीर नहीं है। ये हजारों छोटी बड़ी कहानियों, रणनीतियों, चुनौतियों और सफलताओं का एक मिलाजुला ताना बाना है। हर फसल के पीछे एक विज्ञान है, एक भूगोल है और एक किसान का निर्णय है। बिल्कुल। और इन सभी जानकारियों को एक साथ रखने पर एक बड़ा सा किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को लेकर जब भी बात होती है, एक शब्द हमेशा सुनने को मिलता है, जीडीपी। अखबारों में, टीवी पर, हर जगह जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई। पर यह है क्या? मतलब क्या ये किसी देश की तरक्की का फाइनल रिपोर्ट कार्ड है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की दुनिया के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को खोलते हैं। आज का हमारा मिशन सिर्फ जीडीपी, जीएनपी इनको समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये नंबर्स असल में हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करते हैं और क्या ये पूरी कहानी बताते भी हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ स्प्रेडशीट में नहीं रहते। इन्हीं के आधार पर सरकारें तय करती हैं कि सड़कें बनेंगी या नहीं, टैक्स बढ़ेगा या घटेगा। तो आज हम जीडीपी की कहानी को एक तरह से जासूस की तरह देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये है क्या, फिर देखेंगे कि भारत में इसकी गिनती का तरीका क्यों और कैसे बदला और उस बदलाव पर इतना बवाल क्यों हुआ। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि जब अर्थव्यवस्था बीमार पड़ती है तो डॉक्टर यानी सरकार को कौन सी दवा देनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो शुरुआत सबसे बेसिक सवाल से करते हैं। जब हम कहते हैं कि देश की जीडीपी मान लीजिए $3 ट्रिलियन है, तो हम गिन क्या रहे हैं? मतलब 1 अरब से ज्यादा लोगों वाले देश में बनने वाली हर चीज, हर सर्विस, उसको गिनना ये मुमकिन भी कैसे है? हाँ, ये सुनने में तो नामुमकिन लगता है, पर इसका एक सिस्टम है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक साल में बने सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू। यहाँ फाइनल शब्द बहुत जरूरी है। फाइनल, हाँ। मतलब अगर एक कंपनी टायर बनाती है और वो टायर एक कार कंपनी को बेचती है, तो हम सिर्फ फाइनल कार की कीमत गिनेंगे, टायर की अलग से नहीं। अच्छा। वरना एक ही चीज 2 बार गिन ली जाएगी। राइट, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। और इसे गिनने के तरीके भी अलग अलग है। मैंने इनकम, एक्सपेंडिचर, आउटपुट मेथड्स के बारे में पढ़ा है। हाँ, और मजे की बात यह है कि आप चाहे किसी भी तरीके से गिने, जवाब एक ही आना चाहिए। आप या तो ये गिन लीजिए कि देश में कुल कितना खर्च हुआ, मतलब एक्सपेंडिचर, लोगों ने कितना किया, कंपनियों ने कितना इन्वेस्ट किया, सरकार ने कितना किया। और दोनों से जीडीपी का आंकड़ा सेम आएगा। हाँ, दोनों से सेम आएगा। यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जीडीपी हमें ये तो बताता है कि क्या गिना गया, लेकिन जो नहीं गिना गया वो शायद ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, और यहीं से जीडीपी की जो सीमाएं हैं वो दिखनी शुरू होती हैं। सोचिए, हमारे घरों में जो माँ या पत्नी काम करती हैं, जिसे केयर इकोनॉमी कहते हैं, वो समाज को चलाने के लिए मतलब फंडामेंटल है, पर जीडीपी की नज़र में उसकी वैल्यू 0 है। सही बात है। इसी तरह देश की जो ब्लैक इकोनॉमी है, जो कि बहुत बड़ी हो सकती है, वो भी ऑफिशियल आंकड़ों से बाहर है।
यहाँ तक कि पुरानी कार या घर की रीसेल भी जीडीपी में नहीं गिनी जाती। तो इसका मतलब यह है कि जीडीपी एक बहुत जरूरी टॉर्च की तरह है जो इकोनॉमी के बड़े हिस्से पर रोशनी डालती है, लेकिन कई अंधेरे कोने छोड़ देती है। बिल्कुल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने 2015 में इस टॉर्च की बैटरी और बल्ब भी बदल दिए। जीडीपी गिनने का पूरा तरीका ही बदल दिया। ऐसा क्यों किया गया? इसकी वजह ये थी कि जो पुरानी मेथड थी, जो 2004-05 की बेस ईयर पर थी, वो इकोनॉमी की सही तस्वीर नहीं दिखा पा रही थी। तब से अब तक इकोनॉमी में बहुत कुछ बदल गया था। कई नई तरह की कंपनियां आ गई थीं, सर्विसेज सेक्टर का रोल बढ़ गया था। तो पहला बदलाव था बेस ईयर को 2011-12 करना, ताकि लेटेस्ट स्ट्रक्चर दिखे। और दूसरा बड़ा बदलाव था जीवीए का कॉन्सेप्ट लाना, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये जीवीए क्या बला है और इसने फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस से कैसे रिप्लेस कर दिया? ये सब सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है पर है नहीं। इसे कहानी से समझते हैं तो एकदम आसान हो जाएगा। मान लीजिए एक किसान ने 10 रुपए का गेहूं उगाया, तो उसने 10 रुपए की वैल्यू ऐड की। ठीक है। अब एक बेकर ने वो 10 रुपए का गेहूं खरीदा और उससे 30 रुपए की ब्रेड बनाई, तो बेकर ने कितने वैल्यू ऐड की? 30 माइनस 10 यानी 20 रुपए। बिल्कुल। और आखिर में एक दुकानदार ने वो ब्रेड 35 रुपए में बेची, तो उसने 5 रुपए की वैल्यू ऐड की। तो जीवीए क्या है? हर स्टेज पर ऐड हुई वैल्यू का टोटल। मतलब 10 + 20 + 5 35 रुपए। हाँ, 35 रुपए, जो कि फाइनल प्रोडक्ट की कीमत है। नया सिस्टम इसी जीवीए पर फोकस करता है। ओके, तो जीवीए हमें बताता है कि इकोनॉमी के अलग-अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन लेवल पर कितनी वैल्यू क्रिएट हो रही है। पर एक मिनट, सोर्सेज में ये भी लिखा है कि इस नए सिस्टम में डेटा सोर्स भी बदल दिया गया था। एएसआई की जगह MCA21 डेटाबेस का इस्तेमाल होने लगा। इस पर तो काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हाँ, और यही इस बदलाव का सबसे विवादास्पद हिस्सा था। MCA21 कॉर्पोरेट मंत्रालय का डेटाबेस है, जिसमें लाखों कंपनियों का फाइनेंशियल डेटा है। थ्योरी में तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे हमें छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियों का डेटा मिल रहा था। लेकिन जो आलोचक थे, उनका कहना था कि ये डेटा रॉ है, अनवेरिफाइड है और इसमें कई शेल कंपनियां भी हो सकती हैं। इसकी वजह से जीडीपी के जो नए आंकड़े आए, उन पर काफी सवाल उठे थे कि क्या वो भारत की ग्रोथ की सही तस्वीर दिखा रहे हैं। मतलब टॉर्च तो नहीं ले आए, पर उसकी रोशनी सीधी पड़ रही है या नहीं, इस पर डिबेट शुरू हो गई। चलिए अब जीडीपी के परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलते हैं। एक है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ एक शब्द का है, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। जीडीपी देखता है कि देश की सीमाओं के अंदर किसने बनाया, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। अच्छा। जबकि जीएनपी देखता है कि देश के नागरिकों ने कितना बनाया, चाहे वो भारत में हो या विदेश में। एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए भारत में काम कर रही कोई अमेरिकन कंपनी है। उसका प्रॉफिट भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, क्योंकि वो भारत की जमीन पर प्रोडक्शन कर रही है। हाँ। लेकिन वो प्रॉफिट भारत की जीएनपी में नहीं, बल्कि अमेरिका की जीएनपी में जुड़ेगा, क्योंकि वो एक अमेरिकन कंपनी की कमाई है। इसी तरह टीसीएस जो अमेरिका में कमा रही है, वो भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं है। पर भारत के जीएनपी का हिस्सा जरूर है। बिल्कुल। समझ गया। तो जीएनपी का फॉर्मूला हुआ जीडीपी प्लस विदेश से भारतीयों की कमाई माइनस भारत से विदेशियों की कमाई। अब एक और जोड़ी है, ग्रॉस और नेट, एनडीपी और एनएनपी। इसका क्या मतलब है? इसका लेना देना है डेप्रिसिएशन से। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक टैक्सी चलाने के लिए नई कार खरीदते हैं, तो 1 साल बाद वो उतनी नई नहीं रहती, उसमें कुछ टूट फूट होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, घिसावट होती है। हाँ, घिसावट। इसी को इकोनॉमी की भाषा में डेप्रिसिएशन कहते हैं। देश की फैक्ट्रियां, मशीनें, सड़कें सब पुरानी होती हैं, डिप्रिशिएट होती हैं। तो जब हम जीडीपी में से साल भर का ये डिप्रिसिएशन का खर्चा निकाल देते हैं, तो हमें मिलता है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। ये इकोनॉमी की ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर है। ये बताती है कि हमने अपने एसेट्स की वैल्यू बनाए रखने का खर्चा निकालने के बाद असल में कितना प्रोड्यूस किया। और जब आप जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटाती हैं, तो आपको मिलता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और सोर्सेज के हिसाब से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही किसी देश की नेशनल इनकम का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। सबसे शुद्ध क्यों? क्योंकि इसमें से आपने डिप्रिसिएशन भी हटा दिया है और सरकार के टैक्स और सब्सिडी के असर को भी हटा दिया है।
ये वो पैसा है जो असल में देश के प्रोड्यूसर्स यानी काम करने वालों और कंपनियों के मालिकों की जेब में गया। ये सब मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनती है और उसी से एक और आंकड़ा निकलता है जो हम सब सुनते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। भारत की पर कैपिटा इनकम करीब 1.97 लाख रुपए है। पर क्या ये आंकड़ा हमें कुछ बताता है? ये एक बहुत ही भ्रामक आंकड़ा हो सकता है। ये सिर्फ एक एवरेज है। ये वैसा ही है जैसे एक कमरे में मुकेश अंबानी हो और 9 भिखारी, तो कमरे में हर व्यक्ति की एवरेज इनकम करोड़ों में होगी। सही बात। ये हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताता। ये नहीं बताता कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी बड़ी है। बिल्कुल सही। ये तो हुई आंकड़ों की कहानी, पर अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों पे नहीं चलती, वो एक साइकिल में चलती है, कभी तेजी कभी मंदी। सोर्सेज में वर्चुअस और विशियस साइकिल की बात की गई है। ये क्या है? ये इकोनॉमी के 2 मोड है। विशियस साइकिल यानी दुष्चक्र। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लॉकडाउन। डिमांड कम हुई तो कंपनियों ने प्रोडक्शन घटा दिया, जिससे लोगों की नौकरियां गई, उनकी इनकम कम हुई और उससे डिमांड और भी कम हो गई। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। और वर्चुअस साइकिल इसका ठीक उल्टा होगा। हाँ, बिल्कुल उल्टा। सरकार ने मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया तो स्टील, सीमेंट की डिमांड बढ़ी। कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाया, नई नौकरियां मिली, लोगों के पास पैसा आया। उन्होंने ज्यादा खर्च किया जिससे डिमांड और बढ़ी। ये एक अपवर्ड स्पाइरल है। एकदम सही। और यहीं पर सरकार का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जब इकोनॉमी विशियस साइकिल में फंस जाए यानी मंदी आ जाए तो सरकार को क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस तो कहता है कि जब कमाई कम हो तो खर्चे भी कम कर दो। क्या सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए? और यहीं पर गलती होती है। अगर सरकार भी मंदी में अपने खर्चे कम कर दे और टैक्स बढ़ा दे तो वो मंदी को और गहरा कर देगी। इसे कहते हैं प्रो साइक्लिकल पॉलिसी, यानी इकोनॉमी के ट्रेंड के साथ चलना। ये आग में घी डालने जैसा है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी, यानी इकोनॉमी के ट्रेंड के खिलाफ जाना। जब प्राइवेट सेक्टर खर्च करने से डर रहा हो, जब लोग पैसा बचाने में लगे हों, तब सरकार को आगे आकर खर्च करना चाहिए। सड़कें बनानी चाहिए, पुल बनाने चाहिए, लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा देना चाहिए और टैक्स कम करने चाहिए। अच्छा। इससे इकोनॉमी में डिमांड पैदा होती है और वो विशियस साइकिल से बाहर निकलती है। ये ऐसा है जैसे जब गाड़ी धीमी होने लगे तो आप ब्रेक नहीं बल्कि एक्सेलरेटर दबाते हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल इंसाइट है। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि जीडीपी एक जरूरी लेकिन अधूरा पैमाना है। हमने भारत में जीवीए बेस्ड सिस्टम के पीछे की सोच और उससे जुड़े विवादों को समझा, और हमने जीएनपी, एनएनपी जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी जाना जो कहानी को थोड़ा और पूरा करते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमने ये समझा कि नंबर्स पॉलिसी डिसीजंस को कैसे गाइड करते हैं। एक देश का मंदी से बाहर निकलना या उसमें और फंस जाना इस बात पे निर्भर कर सकता है कि सरकार काउंटर साइक्लिकल सोच रखती है या प्रो साइक्लिकल। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, हमारे सोर्सेज ये साफ करते हैं कि जीडीपी हमें प्रोडक्शन और इनकम तो बताता है, पर बहुत कुछ नहीं बताता। वो ये नहीं बताता कि हवा कितनी साफ है, लोगों की हेल्थ कैसी है, या समाज में खुशी का स्तर क्या है। तो सवाल ये है, अगर हमें किसी देश की तरक्की का असली रिपोर्ट कार्ड बनाना हो तो जीडीपी के साथ साथ और कौन से 2-3 इंडिकेटर्स होने चाहिए जो हमें लोगों की वेलबींग, एनवायरनमेंट की हेल्थ और लाइफ की क्वालिटी की सच्ची तस्वीर दे? एक कल्पना करते हैं। सोचिए कोई समंदर में तैर रहा है। ठीक है। उसका सिर बस पानी के ऊपर है और वो सोच रहा है, अरे वाह, सब ठीक है, मैं अभी भी सुरक्षित हूँ। लेकिन ठीक उसके पैरों के नीचे गहराई में एक विशाल शार्क चक्कर काट रही है। और उस शार्क का नाम है महंगाई। बिल्कुल, ये तस्वीर एकदम सटीक है। ये दिखाती है कि कैसे हमारी मेहनत की कमाई, हमारी बचत, महंगाई नाम की इस अदृश्य शार्क के कारण लगातार खतरे में रहती है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी शार्क है जो मतलब दिखती नहीं है, पर उसका काटना महसूस जरूर होता है, हर महीने, हर साल। हाँ, आज हमारी चर्चा इसी अदृश्य लेकिन शक्तिशाली शिकारी पर है। हमारे पास जो सामग्री है वो इस जटिल आर्थिक विषय को समझने के लिए एक बेहतरीन गाइड की तरह है। तो शुरू करें? हाँ, आज हम पता लगाएंगे कि महंगाई असल में है क्या, इसे ताकत कहाँ से मिलती है और सबसे जरूरी, इस शार्क से अपनी बचत को कैसे बचाया जाए। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। चलिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा से ही शुरू करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब चीजों और सर्विसेज के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं तो उसे महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं।
ठीक है, ये तो आसान है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस शार्क की रफ्तार यानी इसके बढ़ने की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। रफ्तार मतलब महंगाई भी अलग-अलग स्पीड से बढ़ती है। ये तो सुनने में दिलचस्प लग रहा है। हाँ बिल्कुल। अर्थशास्त्री इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली है सामान्य महंगाई। सामान्य महंगाई। हाँ, मॉडरेट इन्फ्लेशन। इसे आप ऐसे समझिए कि शार्क बहुत दूर है और धीरे धीरे तैर रही है। जब महंगाई दर सिंगल डिजिट में हो, मतलब 1 से 9% के बीच। इसे रेंगती हुई या चलती हुई महंगाई भी कहते हैं ना? हाँ, क्रीपिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन। पर महंगाई तो महंगाई है, वो अच्छी कैसे हो सकती है चाहे दूरी क्यों ना हो? शार्क तो शार्क है। ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए अगर इसका उल्टा हो, यानी कीमतें गिरने लगें, जिसे डिफ्लेशन कहते हैं, अच्छा। तब क्या होगा? हर कोई अपनी खरीदारी टाल देगा, ये सोच करके अरे ये फोन तो अगले महीने और सस्ता मिलेगा। हाँ, सही बात है। इससे बाजार में मांग एकदम खत्म हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी और पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। इसलिए 2-3% की हल्की महंगाई एक तरह से जरूरी है, वो इकोनॉमी का पहिया चलाए रखती है। अच्छा, तो ये तो हुई पहली स्टेज। अब दूसरी क्या है? जब ये रफ्तार पकड़ती है तो हम दूसरी श्रेणी में आ जाते हैं, सरपट दौड़ती महंगाई या गैलपिंग इन्फ्लेशन। मतलब अब वो शार्क तेजी से हमारी तरफ आ रही है। बिल्कुल, ये तब होता है जब महंगाई दर 2 या 3 अंकों में पहुंच जाए, जैसे 20%, 50% या 100%। बाप रे। ऐसी स्थिति में लोगों का अपनी करेंसी पर से भरोसा उठने लगता है। लोग पैसा बचाने की जगह सोना या प्रॉपर्टी जैसी चीजों में निवेश करने लगते हैं। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति लगती है। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? हो सकता है, और वही हमारी तीसरी और सबसे भयावह श्रेणी है, अत्यधिक महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन। ये वो स्थिति है जब शार्क का पूरा झुंड हमला कर देता है। कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, हजारों या लाखों प्रतिशत तक। लाखों प्रतिशत? इसका कोई उदाहरण है इतिहास में? हाँ, 1920 के दशक में जर्मनी में ऐसा हुआ था। लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए ठेले में नोट भरकर ले जाते थे। पैसे की कीमत इतनी गिर गई थी कि लोग उसे सर्दियों में जलाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। जलाने के लिए? क्योंकि लकड़ी उससे ज्यादा महंगी थी। बिल्कुल, शुक्र है कि ये बहुत दुर्लभ है। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो हमने महंगाई की अलग-अलग रफ्तार समझ ली, लेकिन ये होती क्यों है? मतलब इस शार्क को खाना कहाँ से मिलता है? इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं, जिन्हें हम मांग और आपूर्ति मतलब डिमांड और सप्लाई के नजरिए से समझ सकते हैं। ओके। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग की तरफ से पड़ने वाला दबाव। डिमांड पुल, आसान भाषा में समझाएं तो? इसका सीधा सा मतलब है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ज्यादा पैसा कम सामान के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल, ये तब होता है जब बाजार में चीजों की कुल मांग उनकी कुल सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए त्योहारों के सीजन में अचानक सबकी सैलरी बढ़ जाए, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, पर दुकानों में सामान तो उतना ही है। नतीजा? कीमतें बढ़ जाएंगी। हाँ, तो इसके कारण हो सकते हैं बाजार में पैसों की सप्लाई बढ़ना, या जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो, सरकार का खर्च बढ़ना भी इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरा कारण? दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी लागत की तरफ से पड़ने वाला दबाव। मतलब फैक्ट्री के स्तर पर ही कोई गड़बड़ है। सही पकड़ा। सोचिए, अगर कार बनाने वाली कंपनी के लिए स्टील महंगा हो जाए या उसके मजदूरों की तनख्वाह बढ़ानी पड़े, तो क्या होगा? तो कंपनी उस बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालेगी और कार की कीमत बढ़ा देगी। अच्छा, तो इसके कारण हो सकते हैं कच्चे माल का महंगा होना, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं, या फिर सरकार जीएसटी जैसे टैक्स बढ़ा दे। हाँ, और अगर कंपनियों को बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा हो जाए तो भी लागत बढ़ती है। और कभी-कभी कुछ बड़ी कंपनियां आपस में गुड़ बनाकर, मतलब कार्टेल बनाकर, जानबूझकर कीमतें बढ़ा देती हैं। ये तो डबल अटैक हो गया। एक तरफ ज्यादा पैसा कम सामान के पीछे भाग रहा है और दूसरी तरफ सामान बनाना ही महंगा हो गया है। बिल्कुल, दोनों तरफ से कीमतों पर दबाव पड़ता है। पर जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि महंगाई 5% है, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये मांग वाला हमला है या लागत वाला? इसे नापने का कोई तरीका तो होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में महंगाई को मापने के लिए मुख्य रूप से 2 पैमाने हैं। इन्हें आप अर्थव्यवस्था के 2 अलग-अलग थर्मोमीटर समझ सकते हैं। 2 थर्मोमीटर? यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कौन-कौन से हैं ये? पहला है WPI, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है CPI, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI और CPI। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि दोनों अलग-अलग तस्वीर दिखाते हैं। WPI हमें बताता है कि फैक्ट्री और थोक मंडियों के स्तर पर क्या हो रहा है। और CPI?
जबकि सीबीआई बताता है कि हम और आप जैसे ग्राहक रिटेल दुकान पर क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए पहले WPI को समझते हैं। ये फैक्ट्री वाला थर्मामीटर क्या मापता है? WPI, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, थोक बाजार में कीमतों के बदलाव को मापता है। ये बिजनेस टू बिजनेस लेन देन पर नजर रखता है। अच्छा, B2B। हाँ, और एक अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, सेवाएं नहीं। सेवाएं नहीं, मतलब डॉक्टर्स की फीस या स्कूल की फीस इसमें नहीं होगी? नहीं, इसमें सबसे ज्यादा वजन लगभग 64% मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स यानी कारखानों में बनी चीजों का है। ठीक है, अब आते हैं CPI पर, यानी हम सब का थर्मामीटर। ये WPI से कैसे अलग है? सीपीआई रिटेल बाजार की कीमतों को मापता है, यानी वो कीमतें जो हम और आप चुकाते हैं किराने की दुकान पर, सब्जी वाले के पास। स्कूल की फीस? हाँ, WPI के विपरीत सीपीआई की टोकरी में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सब कुछ। और इसकी टोकरी में किस चीज का वजन सबसे ज्यादा है? सीपीआई में सबसे ज्यादा वजन लगभग 46% खाने पीने की चीजों का है। ऑलमोस्ट आधा। हाँ, यही वजह है कि जब भी प्याज, टमाटर या दालों के दाम आसमान छूते हैं तो उसका असर सीपीआई पर तुरंत और बहुत ज्यादा दिखाई देता है। हमारे पास एक ग्राफ है जो दिखाता है कि 2021 के आसपास WPI और CPI के बीच का अंतर काफी बढ़ गया था। मतलब WPI रॉकेट की तरह ऊपर गया, लेकिन CPI उतना तेजी से नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही अच्छा अवलोकन है। उस दौरान वैश्विक स्तर पर कच्चे माल जैसे स्टील, कच्चा तेल, इनकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। अच्छा, तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े? हाँ, इससे फैक्ट्री स्तर पर उत्पादन की लागत बढ़ गई, जिससे WPI आसमान छूने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री मालिकों पर तो बोझ बढ़ गया था, पर वो ग्राहकों पर पूरा बोझ डालने से डर रहे थे। क्या ये इस बात का संकेत है कि बाजार में लोगों के खरीदने की ताकत कमजोर हो रही थी? बिल्कुल, आपने नस पकड़ ली। कंपनियों को डर था कि अगर उन्होंने कीमतें पूरी तरह बढ़ा दी तो शायद ग्राहक सामान खरीदेंगे ही नहीं। तो उन्होंने अपना मार्जिन कम कर लिया। हाँ, उन्होंने मुनाफे का एक हिस्सा खुद अब्सॉर्ब किया और पूरी बढ़ी हुई लागत ग्राहकों तक पास नहीं की। इसलिए रिटेल स्तर पर यानी सीपीआई में बढ़ोतरी उतनी तेज नहीं थी। बाप रे, मतलब पूरी इकोनॉमी एक रस्सी पर चल रही थी। हाँ, तो इन सब का मतलब क्या है? क्या इस महंगाई की शार्क को नियंत्रित करने, इस पर लगाम लगाने का कोई तरीका है? नहीं, यहीं पर देश के सेंट्रल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी भूमिका आती है। RBI की? हाँ, आरबीआई को आप इकोनॉमी का लाइफ कार्ड समझ सकते हैं। भारत सरकार और आरबीआई के बीच 2015 में एक समझौता हुआ था, जिसे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार ने आरबीआई को महंगाई को काबू में रखने का एक स्पष्ट लक्ष्य दिया है। एक टारगेट? हाँ, एक टारगेट। आरबीआई का काम है कि वो सीपीआई पर आधारित महंगाई दर को 4% पर बनाए रखे। हालांकि इसमें थोड़ी छूट दी गई है। हाँ, ये 2% ऊपर या 2% नीचे जा सकती है। अच्छा, तो 2% से 6% के बीच में। बिल्कुल, इस दायरे को अर्थव्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। लेकिन अगर RBI इस लक्ष्य को पूरा न कर पाए तो? अगर महंगाई लगातार 6% से ऊपर बनी रहे तब क्या होता है? अगर लगातार 3 तिमाहियों तक यानी 9 महीनों तक महंगाई इस 6% की ऊपरी सीमा से ज्यादा रहती है तो इसे आरबीआई की विफलता माना जाता है। तब क्या RBI को जवाब देना पड़ता है? हाँ, ऐसी स्थिति में आरबीआई को सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है, जिसमें उसे इसका कारण बताना होता है। ये बताना होता है कि इसे काबू में लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और इसमें कितना समय लगेगा। एक और बहस मैंने सुनी है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। जी, इन दोनों में क्या फर्क है? ये नीति निर्माण के स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो आंकड़ा है जो हम अखबारों में पढ़ते हैं। इसमें सीपीआई की टोकरी की सभी चीजें शामिल होती हैं। खाना और ईंधन भी? हाँ, जिसमें खाना और ईंधन भी शामिल है। समस्या ये है कि इनकी कीमतें मौसम या अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बहुत जल्दी बदलती हैं। ये बहुत अस्थिर होती हैं। तो फिर कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन को निकालने के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में से इन्हीं अस्थिर चीजों यानी खाने पीने और ईंधन की कीमतों को हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है, पर क्यों? इससे जो आंकड़ा मिलता है वो अर्थव्यवस्था में महंगाई के अंदरूनी और ज्यादा स्थायी दबाव को दिखाता है। कई नीति निर्माता मानते हैं कि ब्याज दरें तय करने के लिए ये एक बेहतर संकेतक है। पर क्या ये सही है? मतलब RBI एक ऐसे आंकड़े पर अपनी पॉलिसी बनाए जिसमें आम आदमी के सबसे बड़े खर्चे खाना और पेट्रोल शामिल ही ना हो। ये तो असलियत से मुंह मोड़ने जैसा नहीं है? आपने बिल्कुल सही दुविधा को पकड़ा है। यही इस बहस का केंद्र है।
एक तरफ नीति निर्माताओं को स्थिर ट्रेंड्स देखने हैं, दूसरी तरफ आम आदमी की जिंदगी पर तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का ही सीधा असर पड़ता है। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर कोई सुनना चाहता है। इन सब नंबरों और परिभाषाओं का हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है? इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके महीने का खर्च 50,000 रुपए है। ठीक है। आपने इतनी रकम यानी 50,000 रुपए 1 साल के लिए एक फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दी, जिस पर आपको 5% का सालाना ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 1 साल बाद मुझे 52,500 रुपए मिलेंगे, यानी 2,500 रुपए का सीधा फायदा। कागज पर तो यही लगता है, लेकिन अब इसमें महंगाई की शार को लेकर आते हैं। मान लीजिए उस साल महंगाई दर 7% रही। ओके। इसका मतलब है कि जो चीजें आप पिछले साल 50,000 में खरीद रहे थे, अब उन्हीं के लिए आपको 7% ज्यादा यानी 53,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अरे, मतलब एफडी से मुझे 52,500 मिले, लेकिन मेरा खर्च बढ़कर 53,500 हो गया। तो 2,500 रुपए कमाने के बाद भी मैं असल में 1,000 रुपए के घाटे में हूं। बिल्कुल सही। तो ये तो वही शार्क वाली बात हो गई। हमें लग रहा है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन महंगाई नाम की शार्क चुपके से हमारी परचेजिंग पावर खा गई। ये रियल रेट ऑफ रिटर्न यानी वास्तविक मुनाफे का कॉन्सेप्ट है। महंगाई हमारी बचत और निवेश की असल कीमत को चुपचाप खा जाती है, और ये सिर्फ बचत पर ही नहीं, हमारी सैलरी पर भी असर डालता है। एक और शब्द का जिक्र है, स्टैगफ्लेशन। ये क्या बला है? नाम से तो और भी खतरनाक लग रहा है। स्टैगफ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब स्थितियों में से एक है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव? हाँ, तो स्टैग्नेशन वो स्थिति है जब अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत कम हो, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो और साथ ही साथ महंगाई दर भी बहुत ज्यादा हो। मतलब हर तरफ से मार। हाँ, ये वो हालत है जब शार्क हमला भी कर रही है और आपकी नाव भी डूब रही है। तो आज हमने महंगाई की इस पूरी दुनिया को खंगाला। हमने समझा कि ये क्या है, इसकी अलग अलग रफ्तार क्या है, इसके मांग और लागत से जुड़े कारण क्या हैं। इसे WPI और CPI जैसे 2 अलग अलग थर्मामीटर से कैसे मापते हैं और RBI अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के जरिए इस पर कैसे लगाम लगाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे महंगाई हमारी बचत को खा जाती है। हाँ। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमारी सामग्री में एक सवाल उठाया गया है, क्या स्थिर GDP ग्रोथ और कम महंगाई के आंकड़े ये साबित करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि आंकड़े और अनुभव अक्सर अलग अलग कहानी कहते हैं। और यही सोचने वाली बात है। जब कागज पर महंगाई के आंकड़े नियंत्रण में दिखते हैं, मतलब लाइफगार्ड कहता है कि सब ठीक है, लेकिन एक आम इंसान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर खाने पीने, बच्चों की पढ़ाई या इलाज जैसी जरूरी चीजों पर बढ़ती कीमतों का अनुभव लगातार होता रहता है। मतलब उसे पानी में शार्क का खतरा महसूस होता है। बिल्कुल। तो इस अंतर को कैसे समझा जाए? अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर और एक व्यक्ति के निजी अनुभव के बीच का ये फासला क्या बताता है? और नीति निर्माताओं को इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? नमस्कार, और आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने ना भारत की जो फिस्कल पॉलिसी है और जो पूरा टैक्स का सिस्टम है, उस पे कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं। अब देखिए, टैक्स शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि हम सब इससे जुड़े हुए हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, अपना बिजनेस चलाते हो, या बाजार से मतलब एक बिस्कुट का पैकेट ही क्यों ना खरीद रहे हो। तो आज का हमारा मिशन है इस जटिल से दिखने वाले सिस्टम की परतें खोलना। इन दस्तावेजों की मदद से हम समझेंगे कि ये टैक्स असल में है क्या और ये कितने तरह का होता है। भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार GST ने असल में जमीनी स्तर पर क्या बदला, और वो कौन से नए हथियार हैं जिनसे सरकारें बड़ी बड़ी कंपनियों को टैक्स देने पर मजबूर कर रही हैं। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब टैक्स देते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सरकार को दिया जाने वाला पैसा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब सतही तौर पर देखें तो हाँ, टैक्स सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य शुल्क है, लेकिन असली खेल इस बात में छिपा है कि उस टैक्स का बोझ असल में उठा कौन रहा है। और यहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। बोझ कौन उठा रहा है, ये दिलचस्प है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल, इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। सरकार टैक्स का डंडा यानी बैटन सीधे दुकानदार को पकड़ाती है। टैक्स चुकाने का ये पहला बिंदु है, जिसे तकनीकी भाषा में इम्पैक्ट कहते हैं।
लेकिन दुकानदार वो बैटन लेकर दौड़ता है और सीधे ग्राहक को थमा देता है। अच्छा, तो रेस का असली बोझ किसने उठाया? ग्राहक ने। इसे कहते हैं इंसिडेंस। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो डायरेक्ट टैक्स में उसमें ये रेस कैसे होती है? डायरेक्ट टैक्स में कोई रिले रेस होती ही नहीं। अच्छा, सरकार बैटन सीधे आपकी या मेरी जेब में डालती है और बोझ भी हमें ही उठाना पड़ता है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर हैं। जैसे इनकम टैक्स। हाँ, जैसे आपका इनकम टैक्स या किसी कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स, वो सीधे आपकी कमाई से कटता है। आप उसका बोझ किसी और पर डाल ही नहीं सकते। समझ गया। तो जीएसटी जो हम हर चीज पर देते हैं वो एक क्लासिक रिले रेस है जहां बोझ घूम फिरकर ग्राहक तक पहुंचता है। तो फिर इसी आधार पर शायद टैक्स सिस्टम को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुख्य तौर पर 3 तरह की प्रणालियां होती हैं। पहली है प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव। ये सबसे सरल और तार्किक लगती है। जिसकी कमाई ज्यादा उससे ज्यादा प्रतिशत टैक्स। मतलब ये देने की क्षमता पर आधारित है। बिल्कुल। भारत का इनकम टैक्स सिस्टम इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये तो समझ आता है, अमीरों पर ज्यादा टैक्स। लेकिन क्या इसका उल्टा भी होता है? कोई ऐसा सिस्टम जहां गरीबों पर ज्यादा बोझ पड़े? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि हम सब उस सिस्टम का हिस्सा हैं। उसे कहते हैं प्रतिगामी या रिग्रेसिव सिस्टम। इसमें आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर का जो असर है वो कम होता जाता है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब जीएसटी की दर तो सबके लिए एक ही है ना? हाँ, यही तो सारा खेल है। आप सोचिए, एक अरबपति और एक दिहाड़ी मजदूर दोनों जब 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो दोनों उस पर मान लीजिए 18 पैसे का जीएसटी देते हैं। ठीक है। वो 18 पैसे अरबपति के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उस मजदूर की दिन की कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात तो सही है। तो रकम बराबर होने के बावजूद बोझ गरीब पर अनुपात में कहीं ज्यादा पड़ता है। इसीलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत जैसे देश में जहां आय की असमानता इतनी ज्यादा है, वहां अप्रत्यक्ष करों पर बहुत ज्यादा निर्भरता असल में गरीबों पर बोझ बढ़ा सकती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और तीसरी प्रणाली कौन सी है? तीसरी है अनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल। इसमें हर किसी पर एक ही दर से टैक्स लगता है, चाहे आपकी आय 1 लाख हो या 1 करोड़। इसे फ्लैट टैक्स भी कहते हैं। तो जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। जीएसटी से पहले की सबसे बड़ी समस्या थी कैस्केडिंग इफेक्ट। ये सुनने में ही बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। और ये था भी बहुत भारी भरकम। इसका सीधा मतलब है टैक्स पर टैक्स। टैक्स पर टैक्स। हाँ, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शर्ट बनाने वाले ने 100 रुपए की लागत पर शर्ट बनाई। उसने उस पर 10% टैक्स लगाया और थोक विक्रेता को 110 रुपए में बेच दी। अब थोक विक्रेता ने उसमें अपना 20 रुपए का मुनाफा जोड़ा तो कीमत हो गई 130 रुपए। ठीक है, यहां तक तो सीधा हिसाब है। अब मुश्किल शुरू होती है। पुराने सिस्टम में जब थोक विक्रेता उस शर्ट को दुकानदार को बेचता था तो वो टैक्स पूरी 130 रुपए की रकम पर लगाता था। लेकिन उस 130 रुपए में वो 10 रुपए का टैक्स भी तो शामिल है जो निर्माता पहले ही दे चुका है। अरे, यानी ग्राहक उस टैक्स पर भी टैक्स दे रहा था जो सरकार के पास पहले ही पहुंच चुका है। बिल्कुल। ये तो सरासर लूट जैसा लगता है। सही बात है। इसी वजह से चीजें महंगी होती थीं और सिस्टम बहुत जटिल था। जीएसटी का सबसे बड़ा और पहला मकसद इसी टैक्स पर टैक्स की व्यवस्था को खत्म करना था। इसने एक सिद्धांत दिया, वैल्यू एडिशन पर टैक्स। अच्छा। यानी हर स्टेज पर सिर्फ उतनी ही कीमत पर टैक्स लगेगा जितनी कीमत उस स्टेज पर बढ़ाई गई है। पुराने चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो जीएसटी ने असल में एक राष्ट्र एक अप्रत्यक्ष कर वाला सपना पूरा करने की कोशिश की। इसने किन-किन टैक्सों की जगह ली? बहुत सारे। केंद्र सरकार की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये सब खत्म हो गए। और राज्यों के स्तर पर तो और भी लंबी लिस्ट है। वैट, मनोरंजन कर, चुंगी, लग्जरी टैक्स, लॉटरी पर टैक्स, ये सब एक ही छत के नीचे आ गए, जिसका नाम है जीएसटी। इतने सारे टैक्स और इतने सारे राज्य, इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? जाहिर है केंद्र और राज्यों के बीच इसे लेकिन खींचतान तो होती होगी। बिल्कुल होती है। और इसी खींचतान को एक मंच देने के लिए बनाई गई जीएसटी काउंसिल। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत इसका गठन हुआ है। और ये आप कह सकती हैं कि भारतीय संघवाद का एक अनोखा उदाहरण है। अच्छा, कैसे? देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्ष होती है और सभी राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और फैसले कैसे लिए जाते हैं? क्या केंद्र सरकार अपनी मर्जी चला सकती है? नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है। इसमें केंद्र के वोट का वजन है 1/3 और सभी राज्यों को मिलाकर है 2/3। ओके। कोई भी फैसला लेने के लिए 75% बहुमत यानी 3/4 बहुमत चाहिए। अच्छा। कोई फैसला ले सकते हैं। दोनों को साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। हर मीटिंग एक तरह की सौदेबाजी होती है। तो जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों की दुनिया को तो पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। प्रत्यक्ष कर मतलब वो टैक्स जो सीधे कंपनियों और लोगों की जेब से जाता है। यहां भी पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव हुए हैं, खासकर कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर। हाँ, प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर भी काफी हलचल रही है। सबसे बड़ा कदम था कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% करना। इसके पीछे का तर्क ये था कि कम टैक्स से कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी, नई नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के एक बड़े कदम की तरह देखा गया। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी था? मतलब क्या इससे सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल, ये एक बड़ा जोखिम था। आलोचकों का यही कहना था कि इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि कंपनियां इस बचत को नए निवेश में लगाने की बजाय अपने शेयरधारकों को मुनाफे के तौर पर बांट दें। तो ये एक बड़ी बहस है कि इस कटौती का असल फायदा अर्थव्यवस्था को कितना मिला। यहीं पर शायद टैक्स बचाने की कला या कहें कि जुगाड़ का खेल शुरू होता है। दस्तावेजों में टैक्स अवॉइडेंस का जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैश्विक सिरदर्द है। पर एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में फर्क है। अच्छा। टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी, जो कि गैर कानूनी है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस कानून के दायरे में रहकर उसकी खामियों का फायदा उठाकर टैक्स बचाने की कोशिश है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे आम तरीका है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग। हाँ, मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस अमेरिका में है। वो भारत में भी काम करती है और यहाँ खूब मुनाफा कमाती है, लेकिन भारत में कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा है। तो वो कंपनी क्या करती है? आयरलैंड या केमन आइलैंड्स जैसे किसी टैक्स हेवन में, जहां टैक्स लगभग 0 है। बिल्कुल, वहां अपनी ही एक छोटी सी सहायक कंपनी खोल देती है। फिर वो भारत में कमाए सारे मुनाफे को किसी न किसी बहाने, जैसे ब्रांड रॉयल्टी या टेक्नोलॉजी फीस के नाम पर उस टैक्स हेवन वाली कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। और नतीजा? भारत में मुनाफा 0 दिखाया जाता है और कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। एग्जैक्टली। ये तो एक तरह से संगठित तरीके से की जाने वाली लूट है। इसे रोकने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? इसी समस्या से निपटने के लिए 2 बड़े हथियार विकसित किए गए हैं। पहला है GAR यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। GAR। ये नियम टैक्स अधिकारियों को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। ये फॉर्म के बजाय सार के सिद्धांत पर काम करता है। फॉर्म के बजाय सार, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि टैक्स अधिकारी सिर्फ कागजों पर नहीं जाएंगे, वे सौदे के असली इरादे को देखेंगे। उसी ट्रांसफर प्राइसिंग वाले उदाहरण को लें। GAR के तहत टैक्स अधिकारी कह सकते हैं, हमें इससे मतलब नहीं कि आपने कागज पर क्या दिखाया है। आपका ये पूरा तामझाम सिर्फ और सिर्फ भारत में टैक्स बचाने के लिए रचा गया था। इसका कोई वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था। और इसलिए आपको मुनाफे पर भारत में ही टैक्स देना होगा। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा हथियार? दूसरा है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स यानी GMCT। ये एक ऐतिहासिक वैश्विक समझौता है जिसे OECD और G20 देशों ने मिलकर तैयार किया है। दशकों से बड़ी बड़ी टेक कंपनियां खरबों का मुनाफा कमा रही थीं, लेकिन टैक्स हेवन का फायदा उठाकर नाम मात्र का टैक्स देती थीं। हाँ, ये तो हमेशा खबरों में रहता है। अब 130 से ज्यादा देशों ने मिलकर तय किया है कि किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को, चाहे वो कहीं भी काम करे, अपने मुनाफे पर कम से कम 15% टैक्स तो देना ही होगा। खेल को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा कदम। इसी सिलसिले में एक और शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, MAT। ये क्या भला है? MAT भी टैक्स अवॉइडेंस को रोकने का एक घरेलू उपाय है। इसका पूरा नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। कई बार ऐसा होता था कि कंपनियां अपने शेयर धारकों को दिखाने के लिए अकाउंट्स में तो करोड़ों का मुनाफा दिखाती थीं, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती थी तो कानून में मिली तमाम तरह की छूट और कटौतियों का फायदा उठाकर अपना टैक्सेबल प्रॉफिट लगभग 0 कर लेती थीं। सही पकड़ा आपने।
इन्हें जीरो टैक्स कंपनियां कहा जाता था। यानी मुनाफा भी है पर टैक्स भी नहीं देना। सही। तो सरकार ने एमएटी का नियम बनाया। इसके तहत ऐसी कंपनियों को भी अपने बुक प्रॉफिट पर, मतलब जो वो अपने शेयर होल्डर्स को दिखाती हैं, उस पर कम से कम 15% टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो। तो हमने देखा कि सिस्टम कितना जटिल है और उसे सरल बनाने और खामियों को दूर करने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। क्या इस पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और ईमानदार करदाता के लिए आसान बनाने के लिए भी कोई कदम उठाए गए हैं? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगस्त 2020 में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। अच्छा। इसका मकसद टैक्स सिस्टम से डर और अविश्वास के माहौल को खत्म करना है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। वो क्या है? पहला और सबसे क्रांतिकारी है फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस? हाँ, पहले क्या होता था कि आपके टैक्स केस की जांच आपके ही शहर का कोई इनकम टैक्स अधिकारी करता था। इससे जान पहचान, दबाव या भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती थी। अब आपका केस देश की किसी भी कोने में बैठे किसी भी अधिकारी को कंप्यूटर द्वारा रैंडम तरीके से सौंपा जा सकता है। और उस अधिकारी को ये पता नहीं होगा कि वो किसका केस देख रहा है? बिल्कुल, सारी बातचीत ऑनलाइन होती है। इससे तो अधिकारी और करदाता के बीच का वो जो आमना सामना होता था वो ही खत्म हो गया। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और दूसरा स्तंभ है फेसलेस अपील। अगर आप असेसमेंट के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आपकी अपील की सुनवाई भी इसी फेसलेस तरीके से होगी। और तीसरा? और तीसरा स्तंभ है टैक्स पेयर चार्टर। ये एक तरह का वादा है। इसमें एक तरफ टैक्स विभाग की जिम्मेदारियां लिखी हैं, जैसे करदाता के साथ निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार करना। और दूसरी तरफ करदाता के कर्तव्य भी बताए गए होंगे। हाँ, जैसे ईमानदारी से पूरी जानकारी देना और समय पर टैक्स चुकाना। इसका पूरा मकसद भरोसे का एक नया रिश्ता बनाना है। तो आज हमने भारत की टैक्स प्रणाली की एक बहुत ही गहरी और विस्तृत यात्रा की। हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बुनियादी फर्क को रेले रेस के उदाहरण से समझा। जीएसटी जैसे ऐतिहासिक सुधार के पीछे की सोच और टैक्स पर टैक्स की समस्या को जाना। और फिर ग्लोबल मिनिमम टैक्स जैसे वैश्विक हथियारों को समझा जो बड़ी कंपनियों को टैक्स के दायरे में ला रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि भारत की टैक्स प्रणाली एक सतत विकास की प्रक्रिया में है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। संतुलन किस तरह का? एक तरफ सरकार को देश चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व चाहिए, दूसरी तरफ उसे ये भी सुनिश्चित करना है कि टैक्स की दरें इतनी ज्यादा ना हो कि वे आर्थिक विकास की रफ्तार को ही रोक दें। और इन सब के बीच पूरी प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष भी बनाना है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक दिलचस्प सवाल घूम रहा है। इन दस्तावेजों में लैफर कर्व नाम के एक आर्थिक सिद्धांत का जिक्र है। यह सिद्धांत कहता है कि टैक्स की दर और सरकारी राजस्व के बीच एक सीधा संबंध नहीं होता। हाँ, मतलब एक बिंदु तक टैक्स की दरें बढ़ाने से राजस्व बढ़ता है, लेकिन उस बिंदु के बाद अगर आप दरें और बढ़ाते हैं तो राजस्व बढ़ने की बजाय घटने लगता है। क्यों? ने जोखिम लेने और निवेश करने से हतोत्साहित होने लगते हैं। आर्थिक गतिविधियां ही कम हो जाती हैं तो टैक्स कलेक्शन भी घट जाता है। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं, भारत अपनी टैक्स दरों के मामले में उस लैफर कर्व पर आज कहां खड़ा है? क्या हम उस बिंदु पर हैं जहां दरें बढ़ाने से अभी भी ज्यादा राजस्व मिल सकता है, या हम उस ढलान पर पहुंच रहे हैं जहां दरें थोड़ी कम करने से आर्थिक गतिविधियां इतनी बढ़ जाएं कि कुल टैक्स कलेक्शन असल में और ज्यादा हो जाए? ये वो अरबों डॉलर का सवाल है जिसका जवाब शायद हर वित्त मंत्री ढूंढ रहा। तो आज हम बैंकिंग और पैसे की इस पूरी दुनिया को खंगालने वाले हैं। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि ये जो नोट हमारी जेब में है इसका असली मतलब क्या है, इसे कंट्रोल कौन करता है, और जब सिस्टम में गड़बड़ होती है, जैसे बड़े बड़े लोन डूब जाते हैं, तो उसे ठीक कैसे किया जाता है। बिल्कुल। और हम कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑपरेशन ट्विस्ट और बैड बैंक के पीछे की कहानी को भी समझेंगे। ये नाम सुनने में जितने दिलचस्प है, इनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से। मेरे हाथ में ये जो मान लीजिए 500 रुपए का नोट है, ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसकी कीमत 500 रुपए क्यों है? क्या पैसा हमेशा से ऐसा ही था? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं था। पहले होता था कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी? हाँ, मतलब इसमें पैसे का मूल्य उस चीज से जुड़ा होता था जिससे वो बना है, जैसे सोने या चांदी के सिक्के। अच्छा। उनका मूल्य इसलिए था
क्योंकि सोना और चांदी खुद कीमती धातु है, आप उसे पिघला भी दें तब भी उसकी कीमत बनी रहती थी। इसे वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम का अगला कदम समझ सकते हैं। और आज का नोट, जैसा मैंने कहा, ये तो सिर्फ कागज है। सही पकड़ा। आज हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है फियाट मनी। फियाट एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है ऐसा होने दो, या ये एक आदेश है। एक आदेश? किसका आदेश? सरकार का। इस नोट का मूल्य इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि इसका मूल्य है और हम सब उस पर विश्वास करते हैं। सरकार के आदेश की वजह से ये एक लीगल टेंडर है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी तरलता है, मतलब लिक्विडिटी, यानी इसे लेन देन में इस्तेमाल करना बेहद आसान है। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन फिर चेक और बैंक ड्राफ्ट क्या होते हैं? वो भी तो पैसे की तरह ही चलते हैं, पर सरकार का आदेश तो उन पे नहीं होता। उन्हें कहते हैं प्रत्ययी मुद्रा या फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी का मतलब ही विश्वास पर आधारित होता है। विश्वास? हाँ, जब कोई आपको चेक देता है तो आप उसे इस भरोसे पर स्वीकार करते हैं कि जारी करने वाले के बैंक में उतना पैसा मौजूद है और बैंक उस वादे को पूरा करेगा। मतलब आप कह रही हैं कि चेक का मूल्य सिर्फ एक भरोसे पर टिका है। अगर कल को लोग उस बैंक पर भरोसा करना छोड़ दें तो क्या वो चेक सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाएगा? बिल्कुल, उसका मूल्य उस विश्वास से ही है। और यहीं से हम एक और दिलचस्प प्रकार पर आते हैं जिसका हमारे स्रोतों में जिक्र है, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा। ओके। यहाँ से बैंकिंग सिस्टम का असली जादू शुरू होता है। जादू? ये सुनने में तो बड़ा रोमांचक लग रहा है। ये वाकई में है। आपको और मुझे शायद लगता है कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसे तिजोरी में रखकर किसी और को उधार दे देता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। पर ऐसा नहीं है। बैंक असल में नया पैसा बनाते हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? बैंक पैसा बनाते हैं? मुझे लगा ये काम सिर्फ आरबीआई का है। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। सिस्टम में ज्यादातर पैसा असल में आरबीआई नहीं बल्कि हमारे जैसे कमर्शियल बैंक्स ही बनाते हैं। कैसे? ये होता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के तहत। मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए। ठीक है। बैंक कानून के तहत उसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10 रुपए, रिजर्व में रखेगा और बाकी 90 रुपए किसी और को लोन के तौर पर दे देगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब ट्विस्ट यहाँ है, वो 90 रुपए जिसे लोन मिला वो उसे खर्च करेगा और वो पैसा घूमकर किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब उस दूसरे बैंक के पास 90 रुपए की नई जमा राशि आ गई। वो बैंक भी उसका 10% यानी 9 रुपए रिजर्व में रखकर बाकी 81 रुपीस किसी तीसरे व्यक्ति को लोन दे देगा। और ये ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, ये प्रक्रिया चलती रहती है। आपकी शुरुआती 100 रुपए से अर्थव्यवस्था में सैकड़ों रुपए का पैसा बन चुका है, जो असल में कर्ज के रूप में मौजूद है। बाप रे! तो जो पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में देखते हैं वो असल में किसी तिजोरी में रखा कैश नहीं, बल्कि ज्यादातर बैंकों द्वारा बनाया गया एक डिजिटल कर्ज है। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल, ये बैंकिंग का मूल आधार है और इसी वजह से एक रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है। हाँ, मतलब अगर कमर्शियल बैंक इस तरह हवा में से पैसा बना रहे हैं तो किसी न किसी को तो उन पर लगाम लगानी होगी। एग्जैक्टली। तो यहीं पर आरबीआई एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आरबीआई ही इस पूरे सिस्टम का नियंत्रक है। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी भी दिलचस्प है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा। और शुरुआत में ये एक निजी बैंक था, सरकार का नहीं। अरे हाँ, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तब जाकर ये पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में आया। और इसका हेडक्वार्टर भी तो शुरू में कहीं और था। जी हाँ, पहले कलकत्ता में था, जो 1937 में मुंबई शिफ्ट हो गया। हम सब जानते हैं कि आरबीआई नोट छापता है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कौन सा काम है जो हमारी रोज की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है, पर हम उसके बारे में जानते नहीं? देखिए, नोट छापना तो बस एक काम है। इसके अलावा ये सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंकर है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार का मैनेजर भी है। लेकिन जो काम सबसे ज्यादा असर डालता है वो है क्रेडिट नियंत्रण। क्रेडिट नियंत्रण? आसान भाषा में कहें तो अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई को कम या ज्यादा करना, ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे और विकास की रफ्तार भी बनी रहे। ठीक है, तो ये क्रेडिट नियंत्रण आरबीआई करता कैसे है? क्या उसके पास कोई जादू की छड़ी है जिससे वो बाजार में पैसे का बहाव कंट्रोल कर ले? जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन उसके पास कुछ बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, राइट? हाँ, मात्रात्मक उपकरण वो हैं जो सीधे सीधे पूरे सिस्टम में पैसे की मात्रा पर असर डालते हैं। जैसे कि ब्याज दरें घटाना या बढ़ाना, ये हम न्यूज में बहुत सुनते हैं। हाँ,
वो सबसे आम उपकरण है जिसे रेपो रेट कहते हैं। ये वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को थोड़े समय के लिए कर्ज देता है। ओके। अगर आरबीआई चाहता है कि बाजार में पैसा बढ़े और लोग ज्यादा खर्च करें, तो वो रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो आगे हमें, मतलब ग्राहकों को, होम लोन, कार लोन सस्ते में देते हैं। और अगर महंगाई बहुत बढ़ रही हो तो उल्टा करेगा। बिल्कुल, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा, लोन महंगे हो जाएंगे, लोग कम खर्च करेंगे और महंगाई पर लगाम लगेगी। सिंपल। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण उपकरण हैं, सीआरआर और एसएलआर। हाँ, ये भी बहुत सुनने में आते हैं। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, वो पैसा है जो बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास कैश में रखना ही पड़ता है। अनिवार्य रूप से। हाँ, अनिवार्य रूप से। और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास कैश, सोना या सरकारी बॉन्ड्स के रूप में रखना होता है। अच्छा। आरबीआई इन अनुपातों को बदलकर भी बैंकों के हाथ में कर्ज देने वाले पैसे को कम या ज्यादा कर सकता है। हमारे स्रोतों में एक बड़ा ही मजेदार शब्द था, ऑपरेशन ट्विस्ट। हाँ, ये किसी हॉलीवुड फिल्म के नाम जैसा लगता है। ये क्या चीज है? नाम तो काफी नाटकीय है। ये आरबीआई का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। ये एक खास तरह का ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ है। इसमें आरबीआई एक ही समय पर दो काम करता है। वो लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड्स को खरीदता है और साथ ही छोटी अवधि के बॉन्ड्स को बेचता है। लेकिन इससे होता क्या है? एक हाथ से खरीदना, दूसरे से बेचना, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बहुत सीधा है। लंबी अवधि के लिए ब्याज दरों को नीचे लाना, बिना सिस्टम में ज्यादा नया पैसा डाले। अच्छा, वो कैसे? जब आरबीआई लंबी अवधि के बॉन्ड्स खरीदता है तो बाजार में उनकी मांग बढ़ती है और उनकी कीमत ऊपर जाती है। ठीक है। अब बॉन्ड की कीमत और उसकी यील्ड यानी उस पर मिलने वाला रिटर्न में उल्टा रिश्ता होता है, तो कीमत बढ़ने से लंबी अवधि की यील्ड घट जाती है। जिसका सीधा असर ये होता है कि होम लोन, बिजनेस लोन जैसे लंबे समय के कर्ज सस्ते हो जाते हैं। बिल्कुल, और इससे अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। वाह, मतलब बिना रेपो रेट छेड़े सिर्फ बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त से ही लंबी अवधि के लोन सस्ते कर दिए। ये तो सच में एक ट्विस्ट है ना? तो आरबीआई के पास इकोनॉमी को चलाने के लिए इतने सारे पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन ये टूल्स तभी काम करते हैं जब बैंकिंग सिस्टम खुद मजबूत हो। सही बात है। तो चलिए अब भारत के बैंकिंग स्ट्रक्चर पर ही नजर डालते हैं कि इसमें कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। बिल्कुल। भारत का बैंकिंग ढांचा काफी फैला हुआ है। इसमें मोटे तौर पर वाणिज्यिक बैंक है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों आ गए। हाँ, सरकारी बैंक जैसे एसबीआई और निजी बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। फिर ग्रामीण इलाकों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबीज और सहकारी बैंक है। और हाल में कुछ नए तरह के बैंक भी आए हैं। जी, कुछ नए तरह के विभेदित बैंक भी आए हैं, जैसे पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो खास तरह की सेवाएं देते हैं। और इतने बड़े सिस्टम की सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? हमारे स्रोतों में एक शब्द बार बार आया है, एनपीए। निसंदेह, एनपीए यानी गैर निष्पादित संपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पिछले एक दशक से बैंकिंग सिस्टम की ये सबसे बड़ी चुनौती रही है। आम भाषा में डूबा हुआ कर्ज या बैड लोन, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। इसे एनपीए कब माना जाता है? मतलब अगर कोई एक ईएमआई मिस कर दे तो क्या उसका लोन एनपीए बन जाता है? नहीं, एक ईएमआई से नहीं। नियम के अनुसार जब किसी लोन की किस्त या ब्याज लगातार 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता, तब उस लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। और इसका असर क्या होता है? मतलब कुछ 1000 करोड़ का लोन एनपीए हो गया, इससे एक आम इंसान की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक होता है। एनपीए को आप बैंकिंग सिस्टम का कोलेस्ट्रॉल समझ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल? हाँ, धीरे धीरे जमता है और अगर ज्यादा हो जाए तो पूरी आर्टरी यानी अर्थव्यवस्था को ब्लॉक कर सकता है। जब बैंक का पैसा डूबता है तो उसकी कमाई कम हो जाती है। उस घाटे की भरपाई के लिए वो नए और ईमानदार ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देता है। अरे, मतलब किसी और की डिफॉल्ट करने की कीमत आप और मैं ज्यादा ब्याज देकर चुकाते हैं। एग्जैक्टली। इससे देश में निवेश का माहौल भी खराब होता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। तो इस एनपीए के कोलेस्ट्रॉल को साफ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? हाँ, पिछले कुछ सालों में दो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहला है 2016 में लाया गया दिवाला और दिवालियापन संहिता, जिसे आईबीसी कहते हैं। आईबीसी? इससे पहले लोन रिकवरी की प्रक्रिया सालों साल चलती थी। आईबीसी ने एक समय सीमा तय कर दी, जिससे या तो कंपनी फिर से खड़ी हो पाती है या फिर
उसकी संपत्ति बेचकर लेनदारों का पैसा चुकाया जाता है। इसने रिकवरी प्रक्रिया में बहुत तेजी लाई है। और दूसरा बड़ा कदम वो बैड बैंक वाला कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल। दूसरा है NARCL, जिसे मीडिया और आम भाषा में बैड बैंक कहा जाता है। ये कोई असली बैंक तो नहीं है? नहीं, ये कोई आम बैंक नहीं है जहां आप खाता खोल सकें। इसका इकलौता काम है दूसरे बैंकों से उनके NPA यानी बैड लोन्स को डिस्काउंट पर खरीदना। इससे बैंकों को क्या फायदा होता है? वो अपना डूबा हुआ कर्ज किसी और को क्यों बेचेंगे? इससे बैंकों को दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, उनकी बैलेंस शीट साफ हो जाती है। अच्छा। वो NPA को अपनी किताबों से हटा देते हैं। दूसरा, उन्हें उस डूबे हुए कर्ज के बदले कुछ कैश तुरंत मिल जाता है। अब बैंक का मैनेजमेंट रिकवरी के झंझट से मुक्त होकर अपने असली काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। और NARCL जो रिकवरी का एक्सपर्ट है, वो उस बैड लोन से पैसे वसूलने का काम करता है। सही। मतलब ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड क्लीनिंग सर्विस है जो बैंकों की बैलेंस शीट को साफ कर देती है। कह सकते हैं। ये तो हुई समस्या होने के बाद की सफाई। लेकिन भविष्य में ऐसी नौबत ही ना आए, इसके लिए क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है? हाँ, बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी है। इन्हें बेसिल मानक या बाजिल नॉर्म्स कहा जाता है। बेसिल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मिलकर बैंकिंग जोखिम को कम करने के लिए कुछ नियम बनाए। और ये नियम करते क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बेसिल 3 मानक। इसके तहत हर बैंक को एक न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात या CAR बनाए रखना होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हाँ, इसे आसान शब्दों में समझिए। बैंक जितना ज्यादा जोखिम भरा लोन देगा, उसे उतनी ही ज्यादा पूंजी अपने पास अलग से सुरक्षित रखनी होगी। एक तरह का सेफ्टी कुशनिंग। बिल्कुल, ये एक तरह का सेफ्टी कुशन है। अगर कल को बैंक के कुछ लोन डूब भी जाएं, तो इस पूंजी का इस्तेमाल करके वो दिवालिया होने से बच सकता है और जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रहता है। मतलब ये बैंकों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोन बांटने से रोकता है। सही पकड़ा। तो हमने अपनी जेब के एक नोट से शुरू करके ये समझा कि पैसा सिर्फ कागज नहीं बल्कि भरोसे का नाम है। फिर हमने देखा कि कैसे RBI, रेपो रेट्स और ऑपरेशन ट्विस्ट जैसे स्मार्ट तरीकों से पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। राइट। और आखिर में हमने NPA जैसी बड़ी चुनौती और उसे हल करने के लिए बने बैड बैंक और बेसिल नियमों जैसे समाधानों को भी समझा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बैंकिंग प्रणाली किसी भी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसे स्वस्थ, मजबूत और भरोसेमंद बनाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम से पैसा बनाने के जादू से लेकर NPA की समस्या से निपटने तक, हर कदम का मकसद अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और विकास को गति देना है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में भविष्य को लेकर एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। जैसे जैसे डिजिटल मुद्राएं, UPI और अब क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में पैसे की परिभाषा ही बदल जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो RBI जैसे केंद्रीय बैंकों की पारंपरिक भूमिका, जैसे नोट छापना और मनी सप्लाई को नियंत्रित करना, उस नई दुनिया में कैसी होगी?